नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर खबरों की शुरुआत करेंगे। शनिवार को देहरादून में प्रबुद्ध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में आगामी रणनीतियों, राज्य राष्ट्रीय मुद्दों और संगठनात्मक मजबूती पर विस्तार से चर्चा भी हुई। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुझे 2047 के विकसित भारत का सपना लेकर आगे चलना है और यहाँ पर हर व्यक्ति को वो जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो मैं भी मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर 2047 का जो सपना है वो केवल उनका सपना नहीं है, वो हर भारतवासियों का सपना बनना चाहिए, क्योंकि हम भारतवासी अगर मिलकर एक साथ एक टीम भावना में, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि हम हमेशा बिलीव करते हैं टीम इंडिया में, टीम भारत में, और मैं मानता हूं उस टीम भारत का हर सदस्य इस सपने के साथ आगे बढ़े कि मुझे 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है। सोने की चिड़िया वाला भारत आज फिर से मेक इन इंडिया वाला भारत बनकर उभर रहा है, जहां हर भारतवासी लोकल फॉर वोकल के साथ भारतीय रिसर्च, भारतीय इनोवेशन, भारतीय परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को आगे लेकर हम बढ़ रहे हैं। आज हम कह सकते हैं जहां हम एक साइंस की ओर बढ़ रहे हैं, हमेशा अग्रणी रूप से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हमने अपने स्पिरिचुअलिटी को भी उतना ही ताकत से आगे लाया है। आज पूरे विश्व में अगर योग दिवस मनाया जाता है तो भारतीय परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को सम्मान मिलता है। वहीं पर जब कोरोना जैसा आपदा आती है और भारत के रिसर्च, भारत के साइंटिस्ट, भारत के चिकित्सक अपना वैक्सीन जब तैयार करते हैं और कोरोना के अपने वैक्सीन से हम पूरे विश्व को भी सहयोग करते हैं, तो दिखता है कि भारत का साइंस और भारत का स्पिरिचुअलिटी दोनों अग्रणी रूप से आगे बढ़ रहा है। जैसा सुरेखा जी यहाँ की हमारी प्रोफेसर हैं दून विश्वविद्यालय, इससे पहले यूसीसी में भी इन्होंने मेंबर के रूप में ड्राफ्ट कमेटी में पूरा अपना योगदान दिया। अब दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना हमने की है और जहाँ हिंदू सभ्यता, दर्शन और सिद्धांतों पर गहन अध्ययन और शोध कार्य किया जाएगा। इसके साथ साथ हरिद्वार ऋषिकुल में प्राच्य पंडित मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान भी हम आने वाले समय में बनाने जा रहे हैं, जिसमें योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, वैदिक गणित और ऐसे हमारी जो पुरानी भारतीय संस्कृति रही है, भारतीय शिक्षा पद्धति रही है, उन सबको जोड़कर एक बड़ा केंद्र वहां भी हम बनाने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार विभिन्न विषयों पर शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से अनुदान भी प्रदान कर रही है। भाइयों बहनों, आज का रोजगार का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। तकनीकी नवाचार, वैश्विक परिवर्तन के कारण नए अवसर जहां उत्पन्न हो रहे हैं, वहीं पुराने समाप्त भी हो रहे हैं। इसके लिए हमें अपने युवाओं को, अपने आने वाली पीढ़ी को फ्यूचर रेडी बनाने की दिशा में ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जो केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि कौशल, नवाचार और नेतृत्व क्षमता को विकसित कर सके। इस दिशा में हमने इंटर्नशिप, इंडस्ट्री लिंक कोर्सेज को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न उद्योगों और कॉर्पोरेट संस्थानों के साथ अनेक प्रकार के इस प्रकार समझौते भी किए हुए हैं। इसके साथ ही हमने स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर, इसका नाम थोड़ा पहले लोग गाँव में कम जानते थे, उसका नाम हमने मुख्यमंत्री उद्यमशाला उसका नाम रख दिया है, अभी स्थापित किए हैं, जिससे युवाओं को, उद्यमिता को उनको बढ़ाया जा सके, उनको स्किल किया जा सके। हमारा उद्देश्य है हमारे युवा केवल नौकरी ढूंढने वाले न बने, बल्कि आने वाले समय में वो लोगों को नौकरी देने वाले बने। इसी को ध्यान में रखकर हमने निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया था। क्योंकि वैसे भी काफी समय हो गया है और
अब आदरणीय अध्यक्ष जी का हम सबको संबोधन मिल रहा है, तो इसलिए मैं अधिक न कहते हुए आप सभी विद्वत जनों से यही आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सभी अपने ज्ञान से, कौशल से, अपने अनुभव से इसको केवल अपनी व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित न रखें, बल्कि उसे अन्य लोगों को भी किसी न किसी रूप में देने का काम करें, अपना बांटने का काम करें, मानवता के कल्याण, राष्ट्र निर्माण के महान उद्देश्य से जुड़ने का प्रयास करें। आप सभी हमारे राज्य और देश की बौद्धिक शक्ति के प्रतिनिधि हैं जो यहाँ इस सभागार में बैठे हुए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आपके विचारों की स्पष्टता, आपके दृष्टिकोण की दूरदर्शिता और आपके सतत प्रयासों के बल पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वर्ष 2047 तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने परिवार सहित बाबा केदार के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ आईटीबीपी के महानिदेशक भी मौजूद रहे। साथ ही जस्टिस सूर्यकांत ने केदारनाथ धाम में कुछ देर रुककर मंदिर परिसर का अवलोकन भी किया है। बाबा नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा संगठन को नई ऊंचाई देने वाला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन की रीति नीति के अनुरूप बूथ स्तर तक संवाद कर रहे हैं और जिला पंचायत अध्यक्षों, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। देखिए, नितिन नवीन जी पहली बार उत्तराखंड आए हैं और हमारे संगठन की जो रीति नीति है उसके अनुसार स्वागत और सारी मीटिंग्स वो ले रहे हैं। एक बूथ तक की बैठक भी उसमें जुड़ी है। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके साथ है, पदाधिकारियों के साथ है और मुझे लग रहा है कि हर पहलू को वो छूते जा रहे हैं और ये वाकई में हम लोग कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता और जो हारे हुए बूथ हैं उनमें हम लोगों का फोकस है। ये पहले से मंत्रणा हो रही थी और कोर कमेटी में भी ये सब ही निकल के आया है और महिला मोर्चा उत्तराखंड विशेष रूप से हम लोग भी यही प्लानिंग कर रहे हैं कि जो बूथ हम हारे हैं, जो विधानसभाएं आज तक हमको नहीं मिली है, उन पे महिला मोर्चा का सबसे ज्यादा फोकस हो। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कांग्रेस और उसके नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने परिवार और अपने संगठन की चिंता करनी चाहिए, दूसरे दलों पर टिप्पणी करने से पहले अपने घर की स्थिति देखनी चाहिए। खजान दास ने कहा कि बीजेपी एक मजबूत संगठन के रूप में लगातार आगे बढ़ रही है, जबकि कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। उन्होंने राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे पर भी तंज कसते हुए कहा है कि ये देखने वाली बात होगी कि इस बार वो कौन सा नया शिगुफा छोड़कर जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि जनता कांग्रेस की राजनीति को समझ चुकी है और बीजेपी के विकास कार्यों पर भरोसा जता रही है। देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है कि कांग्रेस अपना परिवार को देखे और दूसरे के परिवार में टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना कुनवा संभाल ले, तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखें। तो मुझे लगता है कि उनका भी नेता आने वाला है, परंतु क्या सिगुफा छोड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि जो रही गई कांग्रेस कहीं कहीं जो दिख रही है वो भी अब दिखने वाली नहीं होगी। उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र की दक्षिणी जोलासाल रेंज लॉट संख्या 224 में अनियमितता का मामला सामने आया है। इस लॉट के 1210 पेड़ों की ढुलाई का ठेका ठाकुर सिंह को मिला था। विभाग ने 906 पेड़ काटे, जिनकी ढुलाई ठेकेदार ने पूरी कर दी। शेष 304 पेड़ों का कटाना भी बाकी था। जब ठाकुर सिंह ढुलाई के लिए लॉट पर पहुंचे तो ना तो छपान वाले पेड़ मिले और ना ही कटे हुए लट्ठे। सूचना देने पर इकाई चार्ज ने केवल 30 पेड़ दिखाए और कहा कि ठेकेदार को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठाकुर सिंह का आरोप है कि उन्होंने पहले भी अनियमितताओं की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक इसमें नहीं हो पाई। में
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें करीब 200 कुछ, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लगभग उतने पेड़ उसमें पाए गए। हाँ, लगभग उतने पेड़ पाए। और इनको बार वो हमसे कहते थे कि इनसे कॉन्टेक्ट किया गया, 1-2 बार में उपस्थिति भी हुए, संभवतः 1-2 बार नहीं हो पाए शायद। ये नहीं हो पाए तो उन्होंने तो। और दूसरा सर, उसमें ऐसा किया गया है कि अभी जस्ट कितने दिन हो रहे हैं, अभी मेरे ख्याल से 5-10 दिन हो रहे हैं। हमारा काम चलता है केवल जून तक, मतलब ये बरसात, जैसे ही बरसात शुरू हो जाती है तो बंद हो जाता है। तो हमने उन्होंने नहीं करना चाहे तो हमने उनको कहा कि आप इसको किसी तरीके से फाइनल करिए विभागीय रूप से। हम विभागीय रूप से भी करते हैं ना, विभागीय रूप से अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है तो हम उसको विभागीय रूप से करते हैं। हमने विभागीय रूप से उसमें काम करते, उन्होंने स्टार्ट कर रखा है। टेंडर तो पहले हुए थे, टेंडर तो कैंसिल हो गया। 24 नंबर लाट था। हाँ, 24 नंबर पहले टेंडर हुए थे, वो कैंसिल हो गया। हल्द्वानी का ठेकेदार टेंडर उन्होंने कैसे कहा, उनका तो अभी टेंडर नहीं हुआ। परिस्थितियाँ थी, नहीं हो पाई। ये लॉट फिर अगले साल आई 24-25 में। तो 24-25 में जो है इनका टेंडर इन्हीं के नाम का था। और इसके अलावा इनकी एक लॉट और थी 154 उस टाइम पे। तो पहले 2 लॉट इनकी साथ में चल रही थी। तो हमने इनको बोला कि दोनों लॉटों में काम करो। तो इन्होंने बोला पहले मैं अपनी एक फाइनल करूँगा, फिर दूसरी वाली काटूंगा। तो पहले 154 में हुआ, उसके लिए हमने 3 नोटिस लिखे थे। उसके बाद जाके लॉट फाइनल हुई। फिर हमने 24 वाली में हमने काम उससे पहले ही लगा दिया था, क्योंकि इन्होंने कहा मेरी वो भी शुरू करो। तो इसमें भी हमने 3 नोटिस इनके लिए लिखे थे और तीनों नोटिस हमारे ऑफिस में हैं। फिर उसके बाद जो है कभी इस लॉट में ऐसा था, क्योंकि लॉट आप देख रहे हैं सब गाँव किनारे है। तो इस लॉट में क्या है, कभी भी जैसे पेड़ कटता है तो गांव वाले चोरी कर सकते हैं। तो हाथ कटाना और हाथ ढुलान का इसमें है, ताकि चोरी ना हो और प्रकाश की बर्बादी ना हो, कोई चोरी चारी ना हो। तो इनकी जो है गाड़ी गुड़ी आना शुरू हुई। तो हमने इनकी गाड़ी जो है सब चीज़ बढ़िया तरीके से, नियमित तरीके से हमने भराई। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनका टेंडर काम भी है। तो इन्होंने कभी 10 दिन काम बंद रखा, कभी 5 दिन काम बंद रखा, अपने निजी कारण के। तो उससे जो है हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारे 10-15 दिन हमारे खराब हुए। और ऐसे ही हमारे दिन जाते रहे। कभी कुछ कारण से गाड़ी नहीं आई, कभी कुछ कारण से गाड़ी नहीं आई, कभी कुछ कारण से गाड़ी नहीं आई। तो हमने इनके लिए 3 नोटिस लिखा, और 3 नोटिस लिखने के बाद भी इनकी गाड़ी समय पे नहीं आई और ये ढूंढ नहीं पाई। ठीक है। और जैसे कि इनकी गाड़ी आती थी, तो इनकी गाड़ी आने से पहले कटान विभाग का है। और जो है इनकी गाड़ी आने से पहले जो है हम यहाँ व्यवस्था, जैसे हमें पता चला कि गाड़ी आ रही है तो कालाडूंगी नगर पालिका के वार्ड 2 में खुली शराब की दुकान के विरोध में महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन को चुनौती देते हुए जल्दी शराब की दुकानों को बंद कराने की भी मांग की है और चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। तहसील परिसर तक पहुंचेगा और वहां तालाबंदी करने का हम काम करेंगे। जब तक ये दुकानें बंद नहीं होगी तब तक ये आवाज, ये मातृशक्ति की आवाज बुलंद रहेगी। मातृशक्ति जिंदाबाद। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस नेता उत्साहित नजर आ रही हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। इस दौरान राहुल गांधी गढ़वाल और कुमाऊं में 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे, साथ ही कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 4 और 5 जून को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान उनके तमाम जो दौरे हैं वो भी लगे हुए हैं। इस दौरान ये भी बताया गया है कि कुमाऊं के क्षेत्रों में वो बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ऐसे में पूरी तरह से उनका जो रूट है वो बना दिया गया है और ये बताया गया है कि किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम कांग्रेस के नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं और सभी ने पूरी प्रक्रिया अपना ली है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जब उत्तराखंड में आएंगे तो वो 2 बड़ी जनसभा को संबोधित इस दौरान करेंगे। साथ ही देहरादून में भी संगठन के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे, विधायकों के साथ मुलाकात करेंगे। और जैसा कि लंबे समय से गुटों की बात चलती आती है कांग्रेस में कि गुटबाजी है, उस पर भी विराम लगाएंगे। यानी कि कहा जा सकता है सबको समन्वय बना करके, सबको साथ लेकर के चलने की योजना है। 2027 के इलेक्शन भी हैं और ऐसे में राहुल गांधी का यह दौरा काफ़ी खास माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब इस दौरे के बाद मजबूत होती हुई उत्तराखंड में नजर आएगी। हालांकि एकजुटता करने की जो ज़रूरत है वो अब कहीं ना कहीं दिखेगी। सभी नेता एक मंच पर नज़र भी आएंगे और ऐसे में राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस जो है वो उत्साहित नज़र आ रही है, वो खुशी जो है वो कांग्रेस में नज़र आ रही है। ऑन टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड में मई के आखिरी हफ्ते में अचानक मौसम बदलने लगा है।
पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का दौर जारी है। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों के लिए फिर चेतावनी जारी की है, जबकि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश, तेज हवाएं और बादलों की गतिविधियां दर्ज भी की गई है। को लेकर अलर्ट जारी भी किया है। लगातार 2 दिनों से देखा भी जा रहा है कि लगातार मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, तेज बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा और यह बताया गया है कि लगभग सभी 13 जिलों में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। भारी से भारी बारिश हो सकती है, हवाएं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं और बिजली चमकने जैसी घटनाएं भी देखने को मिलेगी। ऐसे में कहा गया है कि सभी लोग सतर्क रहें। प्रशासन को इस दौरान अलर्ट मोड पर रहने की निर्देश भी दिए गए हैं और ऐसे में देखा भी जा रहा है कि जो आपदा परिचालन केंद्र है वो भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है और बड़ी संख्या में चारधाम पर यात्री भी पहुंच रहे हैं। उनसे भी अपील की गई है कि वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और साथ ही अपनी ज़रूरतों की चीज़ें भी अपने साथ रखें। ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में जब मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है तो कहीं ना कहीं किसानों को भी इससे नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि चाहे वो लीची की फसल हो या फिर आम की फसल हो, उसको नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में किसान थोड़ा परेशान ज़रूर हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि मानसून भी उत्तराखंड में जल्द ही दस्तक दे सकता है। तो पूरी तरह से ये साफ है कि उत्तराखंड में जल्दी मानसून भी देखने को मिल सकता है और ऐसे में मौसम का जो मिजाज बिगड़ा हुआ है उसमें लोगों से ये बार बार अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। चंपावत जिले के लोहाघाट और बाराकोट क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों की कमर टूट गई है। फलों के बागों और खेतों में लगी सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचा है। सेब, आड़ू, खुमानी, कीवी, पूलम, आम के साथ साथ संतरा, माल्टा के फूल और लगे फलों को ओलों ने काफ़ी नष्ट कर दिया है। सब्जी की फसल भी इस दौरान बर्बाद हो गई है। किसान काफ़ी मायूस हैं। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन ने प्रशासन से तुरंत नुकसान का जायजा लेकर किसानों को उचित मुआवजा देने की भी मांग उठाई है। ये हाल है यहाँ की। कल जो ओलावृष्टि हुई है वो बहुत जो है ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है और इससे पूरे क्षेत्र को नुकसान हुआ है। लोहाघाट क्षेत्र को खासकर जो गुमदेश क्षेत्र है, आपका उधर रेगुल क्षेत्र है, दिगाली चौड़ है और किमतोली है, रोसाल, कमलेड़ी है, पूरी तरह से जो है नुकसान हुआ है। यहाँ पर अभी जो सेब है, कीवी है, माल्टा है, जो भी स्थानीय हमारे फल होते हैं वो सारे के सारे जो है पेड़ में जो लगे हुए थे वो सारे झड़ गए हैं। टमाटर है, शिमला मिर्च है और जो बेल वाली सब्जियाँ हैं, चाहे वो कद्दू हो या अन्य कोई सब्जी हो, पूरी तरह से जो है नष्ट हो गई हैं क्योंकि इतनी बहुत भयंकर ओलावृष्टि जो है कल हुई है। और जो सेब और कीवी के बागान है वो तो पूरी तरह से खत्म। देखिए सर, हमारी तो हमेशा यही मांग रहती है कि जो किसानों को जो अभी उन्होंने हाथ तोड़ मेहनत करके जिसके उम्मीद वो लगाए बैठे थे, चाहे वो बागवानी वाला हो, साग सब्जी वाले हो, कि भाई वो इस समय सेब और कीवी की फसल भी अच्छी थी तो उनको उम्मीद थी कि जो है इस बार उनका मार्केट जो है अच्छा रहेगा, लेकिन अब उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं क्योंकि पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। कि हम तो सरकार से यही कह रहे हैं कि आप सर्वे कीजिए, किसानों का अगर उन्होंने ऋण लिया है तो उसको माफ़ कीजिए और जो है उनको जो फसल नुकसान है उसका मुआवजा दीजिए क्योंकि बहुत परेशान है किसान। ओलावृष्टि हुई है, काफ़ी मतलब खतरनाक स्थिति किसानों के लिए पैदा कर गई। इससे जो है हमारा बागवानी वाला तो सब लगभग ख़त्म हो गया है, चाहे खुमानी है, आड़ू है, पुलम है। और उसके बाद हम सब्जी में आते हैं, जैसे हमारे बेल वाली सब्जी है, कद्दू है और लौकी है, तोरई है, ककड़ी है, जो हमारे किसान लोग उत्पादन करते हैं और बेचते हैं समय से, उससे अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन किसानों को इसको अतिवृष्टि कहेंगे हम, क्योंकि मैंने भी ये नज़ारा बहुत कम ही देखा, बहुत सालों बाद देख रहा हूँ कि ये मेरे रेगड़ू क्षेत्र में मेरे पास फ़ोटो भी आई थी, मैंने वीडियो भी देखा कि काफ़ी नुकसान हो गया है। और मैं चाहता हूं कि अब प्रशासन जो है गांव-गांव जाए, जिन क्षेत्र से रिपोर्ट आ रही है उस जगहों में सर्वे करे और आकलन करे कि किस किसान का कितना नुकसान हुआ है और वहां गांव में जाएं, देखें। और काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि फल तो लगभग मेरी दृष्टि में मतलब समाप्ति की ओर है। और जो भी है खेतों में जो है हमारा आलू सब खराब हो चुका है और उससे किसान परेशान है और वो लोग अपना मतलब उत्पादन भी अब अच्छे से नहीं कर पा रहे। क्या करेंगे जब
मतलब पेड़ बढ़ने से पहले ही टूट गया तो अब आगे को क्या होगा। जो अभी हमारा शिमला मिर्च है उसमें फूल आए हैं, सब्जी लगी है, बैगन है, लेकिन किसानों का काफ़ी नुकसान हो चुका है। मेरी प्रशासन से यही मांग है कि गांव-गांव जाके सर्वे कीजिए और उनका जो भी नुकसान हुआ है उस हिसाब से सरकार उनको मुआवजा दे। धन्यवाद। भोपाल के चर्चित टिवशा शर्मा हत्याकांड के बाद टिवशा के माता पिता और परिजन उसकी अस्थियां लेकर ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पहुंचे, जहां परिवार ने गंगा तट पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर टिवशा के अस्थियां मां गंगा में प्रवाहित की हैं। वहीं अस्थि विसर्जन के दौरान घाट पर भावुक माहौल देखने को मिला। बेटी को अंतिम विदाई देते समय परिजनों की आंखें नम भी नजर आई। रुद्रप्रयाग जिले के तुंगनाथ चंद्रशिला क्षेत्र में खराब मौसम के बीच आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद एसडीआरएफ ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और रात के अंधेरे में चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू अभियान चलाकर मृतक के शव को सुरक्षित नीचे पहुंचाया। बताया जा रहा है कि तुंगनाथ और चंद्रशिला क्षेत्र में घूमने गए युवकों का समूह आंधी तूफान और बारिश के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। हादसे में लखनऊ निवासी 19 वर्षीय अभिनव बाजपाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अभिषेक बाजपाई गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। एसडीआरएफ ने मृतक के शव को चोपता तक पहुंचाकर जिला पुलिस को भी सौंप दिया है, जबकि घायल युवक को पहले ही उपचार के लिए अस्पताल भेजा जा चुका था। विकासनगर में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। तेज हवाओं और बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। वार्ड नंबर 7 समेत कई मोहल्लों में बारिश और सीवर का पानी घरों में घुस गया, जिससे घरेलू सामान को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान जल निकासी व्यवस्था बाधित हो गई है। लोगों ने प्रशासन और कार्यदायी संस्थाओं पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। विकासनगर की शक्ति नहर एक बार फिर हादसे की गवाह बनी है, जहां नहर में डूब रही एक महिला को स्थानीय युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार सामने आ रही घटनाओं से शक्ति नहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे यूजेवीएनएल की ओर से अब तक पर्याप्त सुरक्षात्मक कदम और इंतजाम नहीं किए गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।